جی, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सर 12 जुलाई 2026 इतवार का दिन और आपकी याद दहानी के लिए आज से मुनीर साहब का 225वां दिन, उनकी नजायज़ हुकूमत का, उनके डिफेक्टो मार्शल लॉ का ये 225वां दिन चल रहा है। गिन रहे हैं। मैंने वैसे ये पिक किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि शहबाज गिल साहब से कि वो गिन रहे हैं दिन और हम भी गिन रहे हैं दिन। दिस इज द रिमाइंडर दैट वी आर वाचिंग। अच्छा जी, दूसरा ये आपको एक और बात याद करानी है कि जी इस वक़्त एक चीज़ आपको बतानी है और एक याद करानी है। बतानी है आपको ये है जी कि लंदन में इस वक़्त जो टेम्परेचर है, वो थोड़ा-सा कूल डाउन हो गया है, 20 तक आ गया है। इस वक़्त सुबह का टाइम है। सुबह अर्ली मॉर्निंग है, 9 बजे साढ़े 9 का टाइम है, तो इसमें थोड़ा-सा कूल डाउन हो गया। अभी लेटर ऑन ये 30 तक जाएगा। और याद दहानी आपको ये करानी है जी कि इमरान खान साहब अभी तक बदस्तूर जेल में हैं। पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बतों की वजह से कह लें, सुस्तियों की वजह से कह लें, या उनकी नाकामियों की वजह से कह लें, या उनकी कम हिम्मती की वजह से कह लें। वैसे एक बात है कि इमरान खान को वोट तो बड़ा डलता है, प्यार भी शायद लोग करते हैं। अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, डिजिटल मीडिया पे देख रहा हूँ, ये तमाम के तमाम लड़ाइयाँ झगड़े। अच्छा, इस पे बाद में आते हैं, पहले आपको याद करवा दूं कि इमरान खान साहब की आंख भी एक ज़ाया हो चुकी है। इमरान खान साहब एक गर्मी की हालत में, गर्मी में पसीने में शराबूर होंगे इस वक्त। वहाँ पे हवा का गुजर भी बड़ा मुश्किल है। तंदूर की तरह की एक जगह है जहाँ पे इमरान खान साहब को रखा गया है और उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो रही है। आपको याद करवाएं कि उनके उनके बहन भाई भी नहीं मिल पा रहे, डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहा, वकील भी नहीं मिल पा रहे। मुकम्मल आइसोलेशन में इमरान खान साहब को और उनकी बेगम को रखा गया है। और ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान के उस लीडर की, जिसके दम कम से हम रोटी खा रहे हैं और बेशुमार लोग रोटी खा रहे हैं, बेशुमार लोगों के कारोबार चमक रहे हैं, हम जैसों को लोग प्यार कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से, इमरान खान की वजह से। अगर इमरान खान नहीं हो तो किसी की कोई औकात नहीं। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज़ नोट की कि बड़े लोग जो है ना, सारे के सारे जो है ना, इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे उनका आपस में एक-दूसरे के साथ झगड़ा होता है। अब उस झगड़े की सूरत में इतने के वो जाहिल हैं, इतने के जाहिल हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि असल कौन है, नकल कौन है। यहाँ मैं छोटा-सा एक चीज़ सिर्फ आपको याद करवाता हूँ, करवाने के लिए रिमाइंडर है। मैं इसके इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। रिमाइंडर ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, आईएसएफ ने 18 हफ्ते मुसलसल प्रोटेस्ट किया एम्बेसी के सामने। उसमें नौरीन बीबी खिताब किया करती थी। उसमें कासिम सूरी साहब ने काफ़ी दफ़ा खिताब किया। उसमें एक 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 मैसेज था वहाँ पे। सबसे बड़ा जो मैसेज था वो ये था कि गो आसम गो। दुनिया सारी में, सारी दुनिया, जब मैं कह रहा हूँ तो सारी दुनिया में कहीं भी वो नारा नहीं लगा जो कि लंदन में लगा, वो था गो आसम गो। और उस नारे को जिसने भी अटेंड किया, या वहाँ पे गया, या जिसने करवाया, या जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, उनके पीछे सारी की सारी बैशिंग हो रही है। सारे के सारे उनके पीछे लगे हुए हैं और वो बताते हैं कि जी हम पीटीआई के बड़े जबरदस्त टाइगर हैं, हम पीटीआई के बड़े करता धरता हैं। लेकिन उन्होंने वो बंद करवाया प्रोग्राम, उस टीम के ऊपर उन्होंने हमला किया, उस टीम को जितना रुसवा कर सकते कर सकते। और अंदर से लोगों ने जो की, बाहर से कोई कोई तकलीफ नहीं है, बाहर वालों को कोई दुख नहीं है, बाहर वालों को कोई अफसोस नहीं है। दुख तकलीफ उन लोगों की है जो अल्लाह रसूल का नाम भी लेते हैं और इमरान खान का होने का दावा भी करते हैं, और फिर तनकीद और ताड़-उछाड़ उन लोगों की करते हैं जो इमरान खान के लिए हकीकतन जो लड़ रहे हैं, और जिन्होंने इस फस्तायत के दौर में सबसे गंदा तरीन पाकिस्तान की तारीख का जो जर्नैल था आसिम मुनीर, उसके खिलाफ आवाज उठाई और ये गो आसिम गो का नारा लगा और उसको खत्म करवाने के लिए। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे चलेगा। ये थोड़ी सी ब्रेक है बीच में, इस ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी उन तमाम लोगों की, क्योंकि बहुत बेशुमार लोग हैं जो मोहब्बतें करते हैं इमरान खान साहब से और वो नहीं चाहते कि ये बंदा आसिम मुनीर जो है वो इस हुकूमत में रहे। अच्छा जी, एक साफ़ी हैं, साफ़ी नुमा पटवारी हैं संदेला साहब। उनका मैंने एक ट्वीट देखी, एक क्लिप देख रहा जिसमें वो बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जी पंजाब में, और पंजाब बड़ा तरक्की कर रहा है। मरियम ने इलेक्ट्रिक बसें मंगा के बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। बिजली दी बसें चलणगियां पाकिस्तान दे विच। पाकिस्तान में बिजली की बसें चलेंगी उस मुल्क में जहाँ पे लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते। जहाँ पे सोलर पे चलेंगी वो बसें, वो बड़ी खूबसूरत बसें होंगी, और ये उस मुल्क में चलेंगी जहाँ पे लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, जहाँ पे खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, जहाँ पे गुर्बत इतनी बढ़ चुकी हुई है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है, जहाँ पे इस वक़्त जो इंडिया के इंडेक्स बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि यहाँ पे खुराक की किल्लत होने वाली है इस मुल्क में। इस पंजाब में खुराक की किल्लत होने वाली है, जहाँ से आप गंदम बाहर नहीं जा सकती कि जी ये अपना रोटी परोगे, हमने अपना पेट भरना, बाहर नहीं जाने देनी हमने गंदम। ये उस खूबसूरत बना रहे हैं उस जिस्म को,
اور سندیلا صاحب جیسے جو لوگ ہیں, جو یہ صحافی نما پٹواری نما صحافی ہیں, ان کو ایک بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لاش کے اوپر آپ جتنا مرضی خوبصورت کفن ڈال دیں, اسے کڑھائی بھی کر لیں نا, اس کو اگر اس کو رنگ رنگ ٹوٹے بھی گوٹے وغیرہ بھی لگا لیں اور اس کو رنگ رنگ بھی کر لیں, وہ کفن کفن ہی ہوتا ہے. یہ کفن ہے جو پہنایا جا رہا ہے اس قوم کے اوپر. کبھی الیکٹرک بسوں کی شکل میں لگا لیتے ہیں, کبھی مریم کی تصویر کی شکل میں لگا لیتے ہیں. یہ کفن ہے بیسیکلی. یہ وہ کفن ہے جس کے اندر لپاٹ کے انہوں نے نواز شریف جیسی ایک جو مردہ سیاسی لاش ہے اس کو بھی انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. ڈانگ دیتی ہے جب انہوں کھڑا کیتا ہے, کپڑے پوا کے سیٹ سوٹ کر کے نا, اس کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا. اس کے بارے میں حیرت ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو روٹی چاہیے ہوتی ہے, کھانا چاہیے ہوتا ہے, تعلیم چاہیے ہوتی ہے, شعور چاہیے ہوتا ہے, کچھ چیزیں. دیکھیں جب قوم بلڈ اپ ہو جاتی ہے نا جی, جب قوم کو پڑھائی آ جاتی ہے آپ تو وہ اپنے کام خود کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہاں پہ انگلینڈ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو میں ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جس کو ہم M25 کہتے ہیں, یہ سرکل کرتی ہے پورے لندن کو, ایک سرکل کرتی ہے روڈ. یہ آپ یقین کریں یا نہ کریں, یہ 85 میں کمپلیٹ ہوئی ہے غالباً. ایک سیکنڈ میں یار چھوٹا سا بریک لینا چاہ رہا ہوں جی, سوری میں تھوڑا سا بیچ میں انٹرپشن. اچھا, بات میں کر رہا تھا M25 کی. M25 جو ہے, بات یہ تھی کہ M25 جو ہے یہ میجر روڈ ہے جو لندن کو سرکل کرتی ہے. اور انگلینڈ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ہم بھی اس میں سے رہتے ہیں. لندن پاکستان دنیا جہان کا بیس ہے. یہاں پہ یہاں پہ حکومتیں بنتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے, آپ نے بڑا نام سنا ہوا ہے لندن کا. اب یقین کریں گے کہ یہاں پہ 1986 میں یہ روڈ کمپلیٹ ہوئی ہے. یعنی انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر پہ اتنا دھیان دیا کہ ابھی کل پرسوں کی بات 1986 کو بہت پرانی بات نہیں ہے. انہوں نے سارا دھیان جو دیا وہ انفراسٹرکچر پہ دیا. ان کی یونیورسٹیز پہ انہوں نے اپنا دھیان دیا. کیمبرج کو دیکھ لیں, آکسفورڈ کو دیکھ لیں, اپنی یونیورسٹی پہ دھیان دیا. تو پھر اس کے بعد جو چیز بنی وہ تھی ہماری آٹومیٹکلی وہ ایسی جنریشن جو ہے وہ سامنے آئی جس نے اس ملک کو اٹھا کے دنیا میں کہیں نہ کہیں پہنچایا. اور ویسے بھی لوگوں نے حکومت کی وہ دنیا پہ, لیکن آپ حقیقت ہے دنیا ساری پہ حکومت کرنے کے باوجود ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ یہ حال یہ تھا کہ 1986 تک ان کے پاس سرکولر روڈ نہیں تھی. لیکن پاکستان میں ہمیں روٹی کھانے کو نہیں ہے, تعلیم میں نہیں ہے, لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب بھوکے ننگے لوگ نے, لیکن ان کو کپڑا پہنایا جا رہا ہے, ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے, خوبصورت گاڑیاں آ رہی ہیں, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. یہ ان کی جہالت کا اندازہ کریں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تک آپ انفراسٹرکچر بلڈ اپ نہیں کریں گے, جب تک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, انسانوں کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, آپ کی بلڈنگوں کا, آپ کی بسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ان بسوں کو بہرحال ایک ڈرائیور چلائے گا, ایک مکینک چلے گا, لیکن وہ جن مکینک آپ نے کہاں سے پروڈیوس کرنا ہے, وہ آپ نے ان کو شعور کہاں سے دینا ہے کہ آپ نے ڈسپلن میں رہنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے کہاں سے لینی ہے, وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. بس لے آ کے دے دینی کہ بچے نو کہ تم چلا لا بھی تو باقی لوگ بہ جاؤ. اب یقین کریں کہ میں حیران ہوں. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہالینڈ میں, یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 82-83 کی بات بتا رہا ہوں کہ 82-83 میں جب میں ہالینڈ میں گیا تو وہاں پہ بسوں میں کنڈکٹر نہیں ہوا کرتے تھے. وہاں پہ جب آپ ٹکٹ لیے کے بغیر, کوئی ٹکٹ آپ کی چیک نہیں کرتا, آپ جب بس میں بیٹھتے لیتے ہیں, ٹکٹیں ہوتی تھی لیکن آپ بس میں بیٹھتے چلے جاتے تھے. یہ وہ اعتماد تھا ان حکومتوں کا اپنی عوام کے اوپر, اور عوام کا اپنی حکومتوں کے ساتھ یہ رشتہ تھا جس کی وجہ سے یہ بلڈ اپ ہو رہے تھے. لیکن اس میں ہمارے جیسے جو بے شمار جو قومیں بعد میں آئیں, انہوں نے ایسا رنگ ڈالنا کہ ٹکٹ تو بھیجنا نہیں ہے, ویسے ادھر ہی بیٹھ جاؤ. تو وہ ہم نے ویسے بیٹھنا شروع کر دیا. اس کے بعد اب ٹکٹ, میرا پوائنٹ یہ ہے, بات میرا یہ کرنے کا, اپنے آپ کو کوئی مطلب برا بلا نہیں کرنا چاہ رہا, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, آپ مورلی آپ اپنی قوموں میں انویسٹ نہیں کرتے, مورلی آپ بہت پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں, آپ نے اس میں انویسٹمنٹ. لیکن سندیلا صاحب اور ان جیسے جو مریم ہے, اس جیسے جو لوگ ہیں, ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نا گچی ارمانی اور بڑے بڑے لوگوں والے کپڑے پہننا اور پرچے لگانا اور بڑی بڑی بسیں دیکھنا یہ ترقی ہوتی ہے. یہ ترقی نہیں ہوتی. ترقی ہوتی ہے انسان کے اندر. جب تک آپ کی گرومنگ نہیں ہوگی, آپ کے اندر جو آپ گروم نہیں کریں گے, جب تک آپ شعور, جسے ہم کریں شعور نہیں جب تک ہوگا, تو آپ ملک نے کیا ترقی کرنی ہے, کیا خاک ترقی کرنی ہے, کیا کھانا کیا پینا, وہ والا صاحب ہے. اچھا جی, منصور فرجہ والے کی بھی ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے. منصور فرجہ والا صاحب کی کسی نے ٹویٹ کی ہے, اور اس میں وہ پٹرول کی قیمتیں جناب بتا رہا ہے اتنی بڑھ گئی. پوائنٹ یہ ہے پھر وہی بات کہ بات یہ منصور فرجہ والے کو ایسی کو بات کرنے والی بات نہیں. منصور فرجہ والا ایک صحافی ہے جی پاکستان میں, اور یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی لوگوں کو لونڈے لپاڑے کہتے ہیں, لیکن بہرحال ان کا اپنا سٹائل ہے, وہ لونڈا لپاڑا ویسے لگتا خود ہی ویسے چیکو جو ہے, بہرحال میں نہیں کچھ بھی کہتا ٹپا دو. تو ان کو اب کسی کو یاد نہیں آ رہی کتنی یہاں مہنگائی ہو گئی ہے, کتنی پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلے گئی ہیں, کتنی نیچے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے.
तहरीक इंसाफ के पीछे इस तरह लगे हुए थे कि किसी को इंतहा नहीं। और ये वो चीज़ है जिसका मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरा ये है कि जी आप असल चीज़ों की तरफ नहीं आते, असल की हक़ाइक़ की तरफ नहीं आते। आप लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, लोगों के को खाने-पीने, उठने-बैठने बैठने के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। ये बड़ी अफ़सोस का मुकाम है कि हमारे जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, उनको अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उनके उनके चूल्हे चल रहे हैं, या उनके डर बहुत है, खौफ बहुत है, आज़ादी सहाफ़त नहीं है। बहरहाल जो भी है, मंसूर फिजा वाले की इंतज़ार किया जा रहा है लोगों की जानिब से कि वो कोई ट्वीट करेंगे पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आखिर में करने जा रहा हूँ, वो ये है जी कि इस वक़्त ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। आपको पता लग चुका होगा। जो दुनिया भर में एक चार्ट बनाया जाता है कि जी जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, उसमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है। और उसकी वजह उसकी बेशुमार वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह हमारी एस्टेब्लिशमेंट खुद है। उसमें सबसे बड़ी वजह हमारी एस्टेब्लिशमेंट खुद है, क्योंकि ये खुद सारे का सारा मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, मॉन्स्टर पकड़ते हैं, उनको ये कर, वो कर, चीज़ें इस किस्म की, फिर मुज़ाकरात नहीं करने, फिर बातचीत नहीं करनी और मुल्क को तबाही की तरफ रफ्ता-रफ्ता धकेलते जाते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ आने वाले 20-25 साल में मैं पाकिस्तान को बड़े ही बुरे हालात में देख रहा हूँ, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो। अगर ये आसमनी कंटिन्यू करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल है सर्वाइवल के कुछ चांसेस होंगे। बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, वो मुसलसल ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान सारे का सारा जला दिया गया है। बेशुमार जगहों पे लोगों के घरों को जलाया गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ट्रेन आपने अगवा की थी, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, आपने बंदे नहीं पकड़ने, आपने जाके गाँव को आग लगा देनी है। आपने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करनी है, आपके पास इंटेलिजेंस होएगी तो यूज़ करेंगे ना। जब ऐसे आप हालात क्रिएट कर देंगे, मिसिंग पर्सन वाला मामला इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया है। मुहर्रम बलोच एक पॉलिटिकल एक्टिव, उसको उसको कौमी धारे में लाया जा सकता था, उसको पॉलिटिक्स में आप ला सकते थे। शी वाज़ एक्टिविस्ट, उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेशन किया। अब तो पता लगा कि दूसरी दफ़ा फिर नॉमिनेट कर दिया गया है। ऐसे लोगों को जब आप जेलों में डालेंगे और इन लोगों के साथ ज़ुल्म तशद्दुद करेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनके वालिदैन के साथ जो ज़्यादतियाँ हैं वो नहीं सुनेंगे, आपकी इतनी इंटेलिजेंस है। मुझे मिसिंग पर्सन का एक मामला समझ आता है। देखें जी, मेरा बंदा गुम हो गया, मैं चला गया जी, मेरा माँ-बाप, बहन-भाई को गुम हो गया, मैं चला गया फ़ौज के पास या पुलिस के पास चला गया। पुलिस ने कहा जी हमारे तो रिसोर्सेज़ नहीं है, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा जो है वो आर्मी के पास है, आर्मी के पास चले जाओ। आर्मी का काम है कि उनको ढूँढें। उस बंदे को ढूँढे, उस गाड़ी को, उस इंसान को ढूँढे, क्योंकि इंटेलिजेंस है ना जी, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन का एक सिलसिला है, वो होता है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि उस बंदे को जो पूछने जाता है, उसी को पकड़ के जूतियाँ मारनी शुरू करते हैं, तेरा प्यो गवाच गया, दस की करिए। ये जो सूरत-ए-हाल है, उसने अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ाने का एक सबब बनती है। वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, उसको ये खुद बढ़ावा देते हैं। आप मुझे एक बात बताएँ, जिस बंदे का पिछले दिनों अख्तर मेंगल ने वाकया सुनाया कि उसके बेटे को उसके बाप को मारना शुरू कर दिया, बुजुर्ग आदमी था, तो उसके बेटे ने आगे से रिएक्ट किया, फिर उसने उस बेटे को उठा के ले गए, उठा के उसको जाके मार दिया। मारने के बाद बाप को कह रहे हैं जाके लाश ले जाओ। जब वो लाश लेने के लिए गया तो उनको कह रहे हैं जी साइन करो कि बेटा दहशतगर्द था। जब आप इस किस्म के काम करेंगे और जब आप एक कप्तान ने जो रेप किया, बहुत अकबर बुगती के ज़माने में जब वो रेप किया, फिर आपने उस रेप को छुपाने के लिए, उस कप्तान को बचाने के लिए पूरे का पूरा बुगती का कबीला रगड़ के रख दिया। अकबर बुगती जैसी शख्सियत को आपने मार दिया, जान से मार दिया। जब आप इस किस्म के काम करेंगे, तो आप मुझे बताएँ आप क्या क्रिएट करेंगे? आप मॉन्स्टर्स क्रिएट करेंगे, छोटे-छोटे आप दहशतगर्द क्रिएट करेंगे। दहशतगर्दी एक नासूर है जिसको आपने ख़त्म करना है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, उसको ख़त्म करना था आपने। आपने ड्रोन हमलों को ख़त्म करना था। आपने लोगों के साथ बैठ के उनके साथ उनको बातचीत करनी थी। देखिए, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो सकती है, कुछ से नहीं हो सकती। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहिए जिनसे बातचीत हो सकती है, उनसे पहले बातचीत ही की जाती है। बच्चों के साथ बातचीत ही की जाती है, फिर उनको हल भी दिया जाता है। ये नहीं हो सकता कि बातचीत कर ली है जी, हमारी बातचीत हो गई है। अब उनके जब आपने वादे किए हैं, वो आपने पूरे नहीं करने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कश्मीर का मसला ले लें। कश्मीरियों ने क्या माँगा था आपसे? कश्मीरियों ने माँगा जी हमारे पास हॉस्पिटल्स में चीज़ें नहीं है, वो हमें दे दें, वेंटिलेटर हो गया, स्कैनर मशीनें होगी। अब बच्चों के जो स्कूल है बच्चियों के, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे कोई इंतज़ामात अच्छे नहीं है, तो वो ये चीज़ें माँगी थी। ये इसमें मेरे ख़्याल है ये तो बड़ी बेसिक किस्म की चीज़ें थी, ये आपको दे देनी चाहिए थी। लेकिन आपने, क्योंकि आपका ज़हन काम नहीं करता, आप डफ़र हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, और आप लोगों ने उसको इतना बढ़ावा दे दिया कि अब मुझे बताएँ, इसमें से दहशतगर्दी ना निकले तो और क्या निकले? हर बंदा सब्र करने वाला नहीं होता। हर बंदा हमारे जैसा नहीं है कि मार भी खा लेगा, सब्र भी करेगा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगा रहा। हर बंदा इमरान रियाज़ जैसा नहीं हो सकता कि आपने उसको 6-7 महीने मार भी दिया, वो फिर भी पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहता हुआ निकल के बाहर आ रहा है या बात कर रहा है। हर बंदा
جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. کچھ بندے ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, کچھ انتقامی کارروائیاں کر لیتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں وہ پاکستان کے بھولے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان ہے ہی نہیں, ہم پاکستان کے خلاف کر دیا, اپنے فوج کے خلاف لوگوں کو کر دیا آپ نے. تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا, دہشت گردی پڑے گی. اور انڈیکس سے میرا خیال ہے اتو نکل کے نا پاڑ کے تو اتنے نکل جانا کہ جیو صاحب انہوں نے کیا ہوا نا اسٹیبلشمنٹ نے, ادھر نمبر اتنے کو دیکھنا پڑنا, کوئی اور نمبر 1 سے بھی اوپر کچھ جگہ ہوگی تو یہ پاکستان جب وہاں پہ جائے گا, یہ اتنی ترقی کر جائے گا پاکستان. اور عاصم منیر صاحب اس کے موجد ہیں, وہ باجوہ صاحب اس کے موجد ہیں, اور اس لیگیسی کو جو باجوہ صاحب کی اور قاضی فاضل کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں عاصم منیر صاحب. اور وہ راستہ ہے پاکستان کو توڑنے کا, پاکستان کے ٹوٹنے کا وہ راستہ ہے. اس راستے پہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ موٹر سائیکل بھگائی جا رہے ہیں, 4 سواریاں بٹھا کے. عاصم منیر صاحب نے پیچھے بٹھایا ہوا شہباز شریف کو, مریم کو, آصف علی زرداری صاحب کو, ان تمام لوگوں کو بٹھا کے یہ موٹر سائیکل لے کے فوری طور سپیڈ جا رہے ہیں اس کھائی کی طرف, جس میں یہ پاکستان کو جا کے خود بھی مریں گے اور پاکستان کو بھی جا کے ڈبو دیں. خود کیا مریں گے, خود لوگ کہتے ہیں کہ یہ باہر چلے جائیں گے, اپنا ان کے حساب کا بنا ہوا. اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ یہ جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں, جتنے بھی یہ لوگ ہیں, یہ دوسرے ممالک میں جا کے رہائش اختیار کرتے ہیں, ان ممالک کا کوئی حال بھول نہیں ہوتا. لیکن یہ لکھنے آپ بات کہ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ عوام کی حکومت عوام کو واپس کی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.